अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साम दुरानी और आप देखें प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाज़रीन, अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो पाकिस्तान के आज जो ईवान बाला है, उसके इलेक्शन की जो बाज़गश्त थी वो काफ़ी दिनों से सुनाई दे रही थी और उसके लिए जो जोड़ तोड़ जो चल रहा था वो मुसलसल जो था वो सबके सामने था। खबरों की नज़र में भी एक एक चीज़ थी और उसके अलावा ना सिर्फ वो खबरों के अंदर भी चीज़ें रहीं, बल्कि वो ज़ुबान ज़द आम भी बहुत सारी चीज़ें रहीं जिनकी हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर सकें। लेकिन अगर मैं सेनेट इजलास की अगर मैं बात करता हूँ तो इस वक्त जो और ख़ासतौर पर जो इलेक्शन के बाद की सिचुएशन अगर मैं कि अगर हम देखते हैं तो सेनेट इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है ईवान बाला में जो है हुक्मरान इत्तेहाद को 2 तिहाई अक्सरियत हासिल हो चुकी है। नाजरीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर हमारी सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, वहाँ पे 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करने का मतलब ये होता है कि तमाम तर पावर जो है वो आपके पास आ चुकी है। हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी के बिल्स लेके आ सकती है, अपनी मर्जी की अमेंडमेंट्स लेके आ सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि वो फॉरफिट भी कर सकती है और बहुत सारी चीज़ें जो है जिनको कि वो आगे इंप्लीमेंट भी करवाने के लिए उसके बाद हर किस्म की वोटिंग पावर जो है वो हासिल हो चुकी होती है। और उसके अंदर 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा काउंटर करती हैं वो ये होती है कि कोई भी एक बिल अगर कौमी असम्बली के अंदर पेश किया जाता है और उसको कानून की शक्ल में बनाने से पहले वो हमेशा से पहले सेनेट के अंदर उसको जो है वो भिजवाया जाता है और उसके ऊपर सुबह बहस होती है और वहाँ पे बहस होने के बाद अगर वो वहाँ से मंजूर होगा तब वो कौमी असम्बली के अंदर वापस आता है और उसके बाद फिर वो सदर पाकिस्तान को भिजवा कर एक जो है बिल की शक्ल जो है या एक कानून की शक्ल जो है वो जो है अख्तियार कर दी जाती है। लेकिन अगर अपोजिशन तगड़ी हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो अपना सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो या सेनेट के अंदर हो, तो वहाँ पे हुकूमत को किसी भी किस्म का बिल लेके आने में या किसी भी किस्म की कानून साजी में इंतहाई ज़्यादा दुश्वारियाँ पेश आती हैं या आ सकती हैं। लेकिन अगर मैं मौजूदा अगर हुकूमत की बात करता हूँ तो यहाँ पे तो हर किस्म की जो है आज़ादी उनको मिल चुकी है। सूबाई असम्बलियों की अगर मैं बात करता हूँ, सूबाई KPK के जो है सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, इन असम्बलियों के अंदर जो है वो जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद जो कि वफाक के अंदर जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इस इंतहा ज़्यादा पावरफुल पोजीशन के अंदर मौजूद है। और उसके बाद अभी जो रिसेंट जो रिज़ल्ट आया था जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की जानब से और मखसूस नशिस्तों के जिसके ऊपर जो फैसला आया तो उसके बाद जो कौमी असम्बली के अंदर भी ना सिर्फ उनकी ताकत बढ़ी बल्कि अब उसी फैसले की रोशनी के बाद जो सेनेट के इलेक्शन हुए जो कि KPK में इससे पहले नहीं हो सके थे वो और पंजाब की कुछ जो सीट्स थी उनके ऊपर भी जो इलेक्शन हुआ उसके बाद से हुकूमती इत्तेहाद जो है वो 2 तिहाई अक्सरियत हासिल कर चुका है। इस पर तमाम तर गुफ्तगू करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ जो मैं फ़र्दन उनका नाम लेता जाता हूँ, अली जुल्फ़िकार बदर साहब जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो पीपल्स पार्टी उन्होंने हमें जो है वो ज्वाइन किया है। इसके साथ हमें फैसल जमील साहब जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली से जो है वो रुकने पंजाब असम्बली है, उन्होंने हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है। अरबाब खिज़र हयात साहब मुस्लिम लीग नून से उन्होंने भी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया और थोड़ी देर में हाजी अब्दुल जलील साहब जो है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कि तर्जमान हैं, सूबाई सेक्रेटरी हैं बेसिकली JUI के और KPK से। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत जो है वो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि आज का दिन जो था वो अगर मैं तहरीक इंसाफ की बात करता हूँ तो तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी कड़ा दिन था क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे अरकान जो थे तहरीक इंसाफ के वो उनकी जानब से ये बात कही जा रही थी कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उसके बाद उनको बिठाने के लिए और उनको कंप्रोमाइज़ करने के लिए बहुत सारी गुफ्तगू हुई और अली अमीन गंडापुर साहब किस हद तक कामयाब हुए, आया कि उसके अंदर किसी किस्म की कॉन्स्पिरेंसी थी या वो अपना हकीकी जो है वो हक हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। फैसल जमील साहब, सर सबसे पहले तो आपको मुबारक हो सर, आपने अच्छी खासी सीटें जो हैं वो विन कर ली हैं। तो सर अभी जो गुफ्तगू हम देख रहे हैं तो सर अभी सबसे पहली बात तो सर ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी और उसके अलावा जो स्पीकर हैं आपके KPK गवर्नमेंट के उन्होंने तो चैलेंज किया है कि ये गवर्नर कौन होता है हलफ लेने वाला। तो सर सबसे पहले हम यहाँ से बात शुरू करते हैं उसके बाद आगे लेके चलते हैं। तो क्या सर कानून में ये ऐसी कोई पॉइंट नहीं है कि गवर्नर या सदर पाकिस्तान भी जो है वो हलफ ले सकता है? क्योंकि हमने तो खुद देखा है ना सर गुज़श्ता दिनों के अंदर सदर पाकिस्तान और जो हैं वो भी तो हलफ लेते रहे हैं सर लोगों के। शुक्रिया दुरानी साहब, आप कानून और आइन की बातें उस मुल्क में कर रहे हैं कि जहाँ पे रोज कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जहाँ आइन की किताब को बिल्कुल पांव तले रोदा जाता है और किसी किस्म की कोई आइनी चीजें इस मुल्क में इस टाइम नाफिज़ुल अमल नहीं है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक कानून नाफिज़ुल अमल है जिसके हाथ में डंडा है, वो कानून भी उसका, आइन भी उसका है। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कानूनी और आइनी बात करें तो सदर और गवर्नर हल्फ ले सकते हैं, लेकिन
सिर्फ उस सूरत में जब जो स्पीकर मुतलका असम्बली का होता है वो इनकार करे। जो जबकि केपी असम्बली ने ये सिनेरियो बना कि स्पीकर ने इनकार नहीं किया, स्पीकर ने हल्फ उनसे लेना था। लेकिन ये भी एक बाइंडिंग होती है कि जब भी असम्बली का कोरम पॉइंट आउट है, किसी भी पॉइंट पे पॉइंट आउट हो जाए और कोरम पूरा ना हो तो वो असम्बली का इजलास आगे नहीं चल सकता। सही। अच्छा, इन्होंने एक और बात की कि जी सरकार ने कोरम पॉइंट आउट किया, तो मैं आपको आज से 2 से 2.5 महीने पुरानी एक पंजाब असम्बली में, इसी पंजाब असम्बली में जुमे का दिन था जब गवर्नमेंट ने कोरम पॉइंट आउट किया और फौरन तराने की बात कर दिया था। तो ये जो इनकी तवीलात हैं कि जी गवर्नमेंट पॉइंट आउट नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत है। अभी भी गवर्नर ही तभी ले सकते हैं जब वो जो है ना स्पीकर इनकार करे। स्पीकर ने तो इनकार नहीं किया, स्पीकर ने तो इजलास को एडजेंट किया कोरम पूरा ना होने की वजह से। तो ये जो हल्फ लिया गया, ये जो गवर्नर हाउस में तेजियां दिखाई गई, ये एक जो एक गैर आईनी गैर फितरी काम हुआ जो ऊपर से शुरू हुआ, जिसमें जिन लोगों को अवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया गया था उनको ये माली गनीमत बांट दिया गया। चले इसमें एक आ गई कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हक नहीं था, लेकिन उसके बदले ये कौन सा हक था कि जी जिन लोगों को वोट ही अवाम ने नहीं दिया उनको आप सीटें बांट दें। तो ये इस पूरे मामले की जड़ ही एक गलत थी। जब जड़ ही गलत होगी तो ऊपर उसके शाखें कोपले वो सारी गलत होगी। सही 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 सही। अच्छा सर, जिस तरह अभी आपने बात की और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया है कि अगर स्पीकर जो है वो हलफ लेने से इनकारी हो तो फिर सदर या गवर्नर जो है वो हलफ ले सकते हैं। तो सर क्या जब सदर पाकिस्तान अलवी साहब ने सर जो हलफ लिया था तो क्या सर उस वक्त स्पीकर या गवर्नर ने जो था वो सर इनकार कर दिया था हलफ लेने से? स्पीकर सर अलवी साहब ने किसे, मुझे उस वाक़े का जरा सर मैं पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूँ सर। पंजाब असम्बली का हलफ, चलें छोड़ें सर, जब ये पुरानी बात है सर। जी जी सर, पुरानी बात है, छोड़ दें सर, हम नए के ऊपर आते हैं। जी अरबाब साहब, सर सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं कि हमें अली जुल्फ़कार बदर साहब ने जो है वो हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। बदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अरबाब साहब, अभी जैसे इन्होंने बात की है और जो इशूज़ जो इन्होंने डिस्कस किए हैं और उन्होंने बात ये कही है कि इस्तेहकाक नहीं था, उनका हक नहीं था, लेकिन हक जो है वो छीन के उनको दे दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं तो सर अगर हम इफ एंड बट्स पे और बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या सर रूल ऑफ लॉ जो है वो इंप्लीमेंट हुआ है सर सारी चीज़ों के ऊपर? सर अगर हम उस दूसरी तरफ जानब देखते हैं तो सर यही जो मखसूस नशिस्तों के जो उम्मीदवार थे, इनका हलफ भी लेने के लिए कोई शख्स तैयार नहीं था और बल्कि जब असम्बली को ऑर्डर दिया गया था कि आपने बाकायदा तौर पे जो इनको करवाना है तो उस वक्त भी जो था अर्जेंट कर दिया गया था। तो सर दोनों तरफ से अगर चीज़ें इसी तरह होती रहेंगी तो सर पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ सर कैसे चलेगा सर? पाकिस्तान की कौम को जो है ना, तो ये बातें उनको कहना मेरे ख्याल में इनको जेब नहीं देता है। क्योंकि कल आपने देखा कि खैबर पुख्तनख्वा में जो तमाशा किया गया, जब असेंबली का इजलास बुलाया गया था मखसूस नशिस्तों के जो कामयाब उम्मीदवार थे उनसे हलफ लेने के लिए, तो हुकूमत ने जानबूझकर कोरम पूरा ना होने का बहाना किया। सही। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को एक ऑर्डर जारी किया कि आप इन मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों से हलफ ले लें। सही। उसके बाद जो है ना, तो ये सारा एक ड्रामा चल रहा था। दर हकीकत तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड थे, उनको ये तमाम सूरत हाल का इल्म था, क्योंकि ये तो पहले से तयशुदा था कि 6 सीटें उन्हें मिलेगी और 5 अपोजिशन को मिलेगी। तो फिर सिर्फ और सिर्फ अपने कारकुनों की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने ये हरबे इस्तेमाल किए और इसके अलावा कुछ नहीं था। आज भी आपने देखा कि किस तरह वज़ीर आला अपोजिशन के साथ खुशी मिल बैठकर जो है वो सेनेट के इलेक्शन हो गए और जो पहले से तयशुदा था वही रिजल्ट सामने आ गया। ये जो इनके जो बाकी जो नजरियाती कारकुन थे जिन्होंने कागजात दाखिल करवाए थे, तो उनके साथ, उन बेचारों के साथ क्या हो गया? उनको तो रात 2 बजे में ड्रॉ कर दिया गया कि आप लोगों का, आप नजरियाती कारकुन है, आप लोगों का पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सही। इसमें जो देखे को मिर्जा अफरीदी साहब जो थे, जिन्होंने हाल ही में लाहौर में पता नहीं कितने दुम्बे और कितने वो किए थे, वो उनके फार्म हाउस में जब वो ज़िला खैबर पुख्तनख्वा अपने कारवा को लेकर लाहौर गए थे,
तो एनपीटीआई जो है ना, ये हमेशा इल्जामात लगाती थी कि फला पार्टी में ये चल रहा है, उस पार्टी में ये चल रहा है, लेकिन अब तो इनकी हकीकत खुद सारी दुनिया देख ली है कि इनके अंदर क्या चल रहा है। कोई कह रहा है कि ये खान साहब किले थे, कौन कह रहे हैं कि खान साहब को तो पता ही नहीं है। तो यहाँ अगर खैबर पुख्तनख्वा में मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड एक बात वाजे करता चलूँ कि अगर यहाँ पर इलेक्शन होते सेनेट के, ये सही मानों में इलेक्शन होते, ये अपोजिशन और ये हुकूमत का गठजोड़ ना होता, तो खैबर पुख्तनख्वा में पीटीआई को 4 सीटें भी मिलना मुश्किल थी, क्योंकि इनके अरकान असेंबली इनका साथ छोड़ चुके थे, जो कि वज़ीर-ए-आला को बखूबी इल्म था। और मैं तो इससे पहले भी कई टॉक शो में ये कह चुका था कि 21 तारीख को खैबर पुख्तनख्वा के वज़ीर-ए-आला का आखिरी दिन होगा, लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत बचा ली, अपनी वज़ीरत आला बचा ली, और इसी वजह से वो अपोजिशन के घुटनों में बैठ गए थे पाँव में कि हमारे साथ इत्तेहाद कर ले और मेरी इज्जत बचा ले। उनको तो अपनी फिक्र थी। और ये एक अच्छा काम हुआ है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। अगर इलेक्शन होते तो आप देखते कि खैबर पुख्तनख्वा में किस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। सर अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो 18 हमारे मेंबर्स थे, हमने तो अपने 18 के 18 वोट हासिल किए हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, इधर गया है, ठीक हो गया, कोई उधर। ठीक अरबाब साहब आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। बाकी चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। मेरे साथ अली जुल्फकार बदर साहब। सर आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी मुझे आ रही है सर। सबसे पहले तो सर मुबारक हो सर। अगर 96 की अगर मैं बात करता हूँ जो टोटल कोरम है, उसमें से सबसे हाईएस्ट जो सीटें जो है सर वो आपकी हैं। तो सर कैसा फील कर रहे हैं सर आप इस वक्त? तो बिल्कुल हाई फ्लाई और टॉप ऑफ द लिस्ट, और सर वो कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी। तो सर क्या आपका वो गुर काम कर गया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। पीपल्स पार्टी का जो नंबर है वो सेनेट में सबसे बड़ा है जी। 26 सीटों के साथ हम पहली पोजीशन में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि आज जो सेनेट के इलेक्शन केपी में भी हुए हैं जी, और उसमें भी पीएमएल-एन को साथ बातचीत करने में, JUIF को भी और सारी जमातों को और पीटीआई को भी ऑन बोर्ड करने में पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। और पीपल्स पार्टी ने पहले भी 2009 में ये जब पंजाब में इलेक्शन हुए थे तो अनअपोज इलेक्शन करवाए थे, उसके बाद भी 12 दफा ये इलेक्शन हुए मुख्तलिफ सूबों में, तो अनअपोज ही हुए। तो उसी चीज को आगे लेके चलते हुए कि एक तो हॉर्स ट्रेडिंग हो, जो समझते हैं कि यहाँ पे होती थी, उस चीज को रोकने के लिए और यहाँ पे वोटों की खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने, तमाम जमातों ने बैठ के ये समझा कि इसके अंदर पीटीआई को भी फायदा है और हमें भी फायदा है। तो इसके अंदर अगर ये काम ना करते तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई ने जो 6 सीटें ऑपोजिशन की जमातों ने मिलके 6 सीटें पीटीआई को लेने दी हैं, और उनका राइट बनता था, उनके पास इतने वोट थे, 6 सीटें वो नहीं ले सकते थे, क्योंकि वोटों की जब खरीदो फरोख्त होनी थी तो बहुत सारे आजाद मेंबरान ने खड़े होके उनके वोट, पीटीआई के जो के वोट ज्यादा थे वही खरीदने थे और उससे उनको नुकसान होना था। तो मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने एक समझदारी का मुजाहरा किया, और उस समझदारी के मुजाहरे के अंदर उन्होंने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के मामलात को खुशउस्लूबी से तय किया और 6 सीटें जीती हैं। और हम लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने और पीएमएल-एन ने, JUIF ने 5 सीटें मुश्तरका तौर पे जीती जी। बिल्कुल, तो ये एक खूबसूरती है पार्लिमानी जमहूरी निजाम की कि आप चीजों को आगे लेके चल रहे हैं और बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाल रहे हैं। अच्छा इसमें सर मैं माजरत में सर कता कलामी माफ सर, जैसा भी आपने बात की कि जो हॉट जो है आपने, और खासतौर पे अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ तो सर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि किसी किस्म की जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग कह लें, या जहाँ पे ब्राइबरी और लोगों को इन्फ्लुएंस करना या मलाइन करना, वो वाला सिस्टम जो था, जिसका आपने कहा कि वो नहीं किया, ना ही उन्होंने इससे पहले जो 6 साल पहले जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर भी हुआ। लेकिन सर अगर हम रिसेंट में देखते हैं सर, आपने अगर रावलपिंडी से अगर आपने जमीयत के JUI के जो है तला महमूद साहब को अगर आपने खींच लिया, तो सर उन्होंने तो आपका पिंडी का पूरा जो डेरा था वो ताजी खोखर वाला सर आपने वही उखाड़ के साथ लेके सर वो मौलाना जो थे। तो सर इसको सर थोड़ा सा डिफाइन करेंगे सर आप? नहीं, आपको थोड़ा सा शायद आइडिया नहीं है। मैंने एक तो बात की कि पीपल्स पार्टी ने
कोशिश की कि इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग से हमें भी नुकसान होता है, हमारे भी वोट बिक जाने थे। बिल्कुल। और दूसरा ये जो तला महमूद साहब वाली बात है, जी सर, तला महमूद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ अर्सा पहले ज्वाइन कर चुके थे और तला महमूद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से जीते हैं इलेक्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनका आप JUIF से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और जहां तक बात रह गई कोई जिसका आपने खोखर साहब का जिक्र किया कि उन्होंने वो जो है JUI को, सर उन्होंने JUIF को ज्वाइन किया, उनका एक जमहूरी और पार्लिमानी राइट है, जमहूरी राइट है, आईनी और जमहूरी, कि वो किसी भी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें पीपल्स पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि वो किस जमात में गए हैं और किसको ज्वाइन किया है। सही। हम समझते हैं कि हर एक ने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है कि वो किसके साथ चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। जी हाजी साहब, हाजी अब्दुल जलील साहब, सर अभी अगर मैं देखता हूँ पूरे का पूरा, अगर मैं शेड्यूल को अगर मैं चेक करता हूँ तो उसमें से सर जो है ना आपकी 7 सीटें आपकी हैं। तो हाजी साहब आप क्या समझते हैं कि अभी आप जो है इन 7 सीटों के साथ सेनेट के अंदर आप जो है एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं किसी भी किस्म की कानून साजी के अंदर, खासतौर पे अगर आप अपोजिशन के साथ मिल जाएं या अगर आप हुकूमती सफ़ों के साथ मिल जाएं? जी मेरे ख्याल में शायद उनके साथ हमारा जो है ना वो राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। मेरी अपनी टेक्निकल टीम जो है ज़रा काइंडली ज़रा इनको देखिएगा। जी अपना मैं आता हूँ अपना फैसल जमील साहब आपकी तरफ आता हूँ। फैसल साहब, जिस तरह ये सारी बातें हो रही हैं और यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जिस तरह अभी अरबाब साहब ने बात की और मैंने अपने इंट्रो के अंदर भी मैंने ये बात कही थी कि कुछ ऐसे अरकान जो थे जो कि नाराज़ होकर जा चुके, और बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि आप इजीली 5 सीटें जीत सकते थे, लेकिन आपने बंदे ही 4 खड़े किए। पहली बात जो कि अभी इस पैनल के अंदर भी डिस्कशन हुई है। और दूसरी बात आपने कहा कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब का आपने नाम लिया, तो सर मिर्ज़ा अफरीदी साहब के बारे में तो मुझसे ज़्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं, बानी तहरीक इंसाफ उनको अच्छी तरह जानते हैं, पैटर इन चीफ साहब उनको अच्छी तरह जानते हैं, गौहर साहब भी जानते हैं, क्योंकि शायद वो अवलीन उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने 9 मई का जो वाक़या हुआ था, सानिया हुआ था, उसकी ना सिर्फ मजम्मत की थी बल्कि उसके बाद जो सिचुएशन थी वो उनकी काफ़ी हद तक पार्टी से बहुत दूर तक रही, अलग थलग रहे। तो सर क्या मिर्ज़ा अफरीदी साहब को इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वो अच्छे मालदार हैं, तगड़े लोग हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब नफ्स नफीस उनके पास खुद तशरीफ लेके गए थे? जी अच्छा दुरानी साहब, मैं पहले इस बात की नफी करूंगा जी कि जिस तरह मेरे भाई ने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किसी किस्म का कोई डिफरेंस आया या कोई सिविल परचेज की, जी हाँ ये बात जरूरी थी कि जो सबका हिस्ट्री रही है खुसूसन KP में, तो वहाँ जो ये हुकूमत में PDM की जमातें हैं इनके पास हुकूमती वसाइल और बहुत पैसा है जिससे ये वोटर खरीदो फरोख्त उन्होंने बहुत कोशिश की, मोदी अपना इधर से उधर नहीं किया, तमाम लोग डट के इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। और इस तरह KP के अंदर भी तमाम लोग जो उस टाइम MPs हैं वो लोग अपने पिछले 2-3 साल में एक आग का दरिया क्रॉस करके आए हैं। उनको दौलत की, उनको लालचों की, उनको धमकियों की उन्होंने बहुत बर्दाश्त की है। तकरीबन हमारी पार्टी में जो लोग चोरी खाने वाले मजलूम जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, हाँ जी, वो लोग तकरीबन 200 थे। और दूसरी बात आपने की पैसे की, जहाँ तक पैसों की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद ऐसी पाकिस्तान की जमात है कि जिसके पास इतने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानी तो चाहे अंदरूनी जमात हो, हमेशा आज एक इमरान खान की आवाज पे 12 से 14 घंटे के अंदर अरबों रुपए के फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक पैसे की बात हुई, फंड्स की बात हुई, अब अलीम खान देख लें, तरीन देख लें, जिसको ये चीनी चोर कहते थे, आटा चोर कहते थे, अलीम खान को जिसको ये लाहौर का सबसे बड़ा हुदा कहते थे, आज इन्हीं की गोद में बैठे हुए, उनको भी ये उनपे ATMs का निशा, ATMs का उनपे ये इल्जाम लगाते थे। तो रही बात ये वाली किसी पैसे की चमक देख के या किसी की वसाइल देख के उसको टिकट दिया, तो कतन ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 के इलेक्शन में ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुख्तलिफ असम्बलियों में, नेशनल असम्बली में गए जिन्होंने जिनके पास अपनी जाती सवारी तक न थी। तो जो पैसों वाली बात बिल्कुल मैं इसको 100% डिनाई करूंगा। चलिए सर यहाँ पे सर डॉक्टर साहब अभी आपने जो गुफ्तगू की बिल्कुल ठीक है, आपने जो मेरा पॉइंट था आपने उसको नेगेट कर दिया आपने, लेकिन सर अगर आप बुरा ना बनाए तो सर मैं यहाँ पे एक खुरम ज़िशान साहब आप ही के हैं उनका सर एक मैं बयान सर कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने के लिए वजारत की पेशकश की है जो मैंने ठुकरा दी है।
और उन्होंने ये भी कहा है कि बानी तहरीक ने मुझे सेनेट इलेक्शन के लिए नामजद किया था, सेनेट नशिस्तों की बंदरबाट ना हो इसलिए इलेक्शन में खड़ा हुआ हूं, इलेक्शन होना ही मेरी जीत है, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा, सर देखें मैं सर उनका पूरा बयान पढ़ दूं, उसके बाद सर आप इस पे सर कमेंट कीजिएगा। उन्होंने कहा है कि जो है पीटीआई अददी एतबार से 5 जनरल नशिस्तें जीत सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों 5वां उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा किया गया, जबकि पार्टी की ऑफिशियल लिस्ट में मेरा नाम शामिल था। सर देखिए, फोरम जाहिर है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद ऐसी जमहूरी पार्टी है जिसमें एक अदना सा वर्कर या एक सरमायादार या एक मिडिल क्लास पढ़ा लिखा बंदा, उसके तमाम के हकूक बराबर है। हर बंदे को इस चीज की पूरी खुली छुट्टी है कि वो पूरे अपने जज्बात को, अपने एहसास को और अपने नजरिए को सोशल मीडिया और सैटेलाइट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको आगे बयान कर सकते हैं। इसी के अगेंस्ट आप देख लें कि अगर इस वक्त कोई नून लीग हो या जेयूआई हो या पीपल्स पार्टी, कुछ हद तक मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि वहाँ लोग बोलते हैं, लेकिन बाकी पार्टियों में किसी वर्कर की, किसी बंदे की जरूरत है कि वो आगे मीडिया पे अपनी लीडरशिप, अपने चीफ मिनिस्टर, अपने बाकी चेयरमैन के खिलाफ, अपने जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ बात कर सके? ठीक नहीं है सर। सर यही पॉइंट सर आपका ये पॉइंट आएगा, यही पॉइंट मैं अरबाब साहब के पास लेके जाता हूँ। अरबाब साहब, जैसे इन्होंने अभी बात की है कि कोई भी पीटीआई के अंदर ये तमाम के तमाम जो भी छोटे से छोटे वर्कर से लेकर ऊपर तक जितने भी हैं वो अपने चेयरमैन के साथ, अपने लीडर के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, उसकी पॉलिसी के ऊपर जो पॉइंट आउट कर सकते हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ऊपर वो इजीली ओपनली डिस्कशन कर सकते हैं। सर क्या नून लीग के अंदर ये चीजें मौजूद हैं? सर काइंडली इधर इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। ये जहाँ तक इनका वो अदना कारकुन की हवाले से ताल्लुक है, तो यहाँ पर जो इनके कारकुन थे, जो पिशावर डिवीजन के प्रेसिडेंट थे, जो ये अभी आपने गुफ्तगू सुनाई, इसके अलावा 1-2 और भी थे, तो वो पार्टी के वर्कर थे जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां दी थी, जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर उन लोगों को, यानी मिर्जा को, उन पे फोकियत क्यों दी गई? मिर्जा को क्यों टिकट दिया गया? क्योंकि वो मालदार था, क्योंकि वो अरबों रुपए उसने, वो करोड़ों रुपए उसने दिए हुए हैं। जो कारकुन थे तो उन बेचारों को तो वो तो रो रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, उनके आप वीडियो कॉल निकाले जिस पे वो 10 बरदार हो रहे, वो बेचारे तो रो रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि खान साहब ने तो हमें मुंतखब किया था, तो हम कहाँ चले गए? वो बेचारे तो चले गए। बस अभी आप देखिए कि अभी जितने इनके जो सेनेट के उम्मीदवार है जो आज कामयाब हुए हैं, तो उनमें कौन कौन गरीब है? उनमें कौन जो है वो जिसका ये देखिए, एक मफरूर है, उसको उन्होंने सेनेट का टिकट दे दिया था। दूसरा जो है वो इनके स्टेट एक सेक्रेटरी थे जो इमरान खान साहब के बहुत करीब थे, उनको दिया है। बाकी इनके उम्मीदवार आप देखिए ना, सिर्फ बातें करना आसान है, दूसरों पे नुक्ताचीनी करना आसान है। ये कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को, जनरल सेक्रेटरी को और उसको बातें सुनाते हैं, तो हमारी पार्टी में भी यही जमहूरियत है। हम जब मीटिंग होती है मियाँ साहब के साथ जब बैठे होते हैं तो तमाम कारकुन दिल की बड़ास निकालते हैं। अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसकी तारीफ करते हैं, अगर कोई गलत होता है तो उसको बातें भी सुनाते हैं। लेकिन आज तक हमारी क़यादत ने कभी वो बुरा नहीं माना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ऐसी क़यादत है कि वो आवाम का सोचती है। आज आप देखिए कि आज पंजाब कहाँ जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखे, यहाँ पर तो हालात इतने खराब है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपने आबाई गाँव नहीं जा सकते हैं। ये यहाँ के हालात है। यहाँ पर इस वक्त मैं सुबैदर हुकूमत पिशावर में बैठा हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद हम घर से निकल ही नहीं सकते। अमन और अमान की सूरत हाल तो ये है। 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम इख्तियारात जो है वो सूबों को मिल चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वो सूबे की। अरबाब साहब माजरत, मैं कथा कलाम में सर देखें, क्योंकि मैंने ब्रेक पे जाना है, मुझे बार बार कहा जा रहा है, लेकिन जाने से पहले सर मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगा कि सर जिस अभी आपने बात की है सर, अगर ऐसी बात है तो मैं इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ इनपुट करूंगा, क्या अली अमीन गंडापुर साहब शाम के बाद अपने इलाके में जाकर रह सकते हैं? कोहस्तानी ग्रुप, उसके अलग मसाइल हैं, पश्तून बेल्ट उसके अलग मसाइल है, इस पे हम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बदर साहब, मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए, और वापस ब्रेक से जैसे वापस होऊंगा काइंडली आप मुझे जो है ना उसका रिस्पॉन्ड दीजिएगा। सर आप अब क्या सर फोर्सी कर रहे हैं, और इस वक्त सेनेट के अंदर सर जो सिचुएशन इस वक्त बिल्ड हो चुकी है, 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत जो है वो हुकूमती इत्तेहाद जो है वो हासिल कर चुका है, तो सर क्या आने वाले दिनों में अवाम की भलाई के लिए भी कोई हम लोग कानून साजी देखेंगे? सर इसका जवाब जो है सर मैं आपसे लेता हूं, ब्रेक के बाद लूंगा। नाजरीन यहाँ पे छोटा सा लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके बदर साहब से इसी बात पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं।